याद याद है आप सभी लोग को पांचों ये जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे? मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस पहला, दूसरा क्या था? ऑफर टू सेल, तीसरा? प्राइवेट प्लेसमेंट, और नेक्स्ट? राइट इशू, और आई इज आईपीओज, ई आईपीओज, ठीक है। सबका मतलब कल बताए थे आप लोगों को। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है द मार्केट, द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, जो पहले से ही इशूड कर रखा है, पहले से जो इशू हो रखा है। तो पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ये आगे दो लोगों को शेयर बेच दी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खरीद लिए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब शेयर पहली बार बिकता है तो पहली बार हम इन दोनों लोग को बेचे हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो शेयर होता है वो सेकेंड हैंड हो गया ना, ये लोग जो शेयर जब पीछे बेचेंगे किसी और को तो क्या माना जाएगा? सेकेंड हैंड शेयर है। कौन सा शेयर है? सेकेंड हैंड शेयर है। वो शेयर जो पहले ही इशू हो चुका है और कोई और खरीद लिया है, जो कोई और खरीदा वही अगर बेचता है तो उसको क्या माना जाएगा कि वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमारी कंपनी है, हम हैं, कंपनी हमारी, तो हम ध्यान किस पे देंगे? हम एक बार ही शेयर को इशू करेंगे ना, अपने शेयर को एक बार बेच देंगे। और जब एक बार शेयर अपना बेच दिए तो बेचने के बाद हम कहाँ ध्यान लगाएंगे? अपने बिजनेस को करने पर ना। तो हम क्या करते हैं, पहली बार शेयर इन दोनों लोगों को बेचें और बेचने के बाद जाकर अपना बिजनेस करने लगे। इन दोनों से जो भी पैसा हमको मिला जाकर हम बिजनेस करने लगे, ठीक है। अब ये दो लोग पता क्या कर रहे हैं, ये जब हम बेचें तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आया, और जो इनके पास शेयर है वो ये जो शेयर है इनके पास, ये शेयर अब बेचेंगी किसी और को ये लोग, तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? किसी को भी बेचिए उसको बोला जाएगा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, जो पहले इशूड हो चुका कंपनी है। को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कंपनी से उससे नहीं मतलब उसका है। कैपिटल जितना है वो उतना ही रहेगा। हाँ, क्लियर है ये सभी चीजें? अब यहाँ पे एक बार समझा दे रहे, ध्यान से देखिए। ये हमारी कंपनी, ये दिख रहा है सभी को? मेरी कंपनी पहली बार कुछ इन्वेस्टर को बेचती है शेयर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब हम अपना अपना काम करने लगे, अपना जो भी हमारे कंपनी का काम है उस पर हम ध्यान दिए। अब ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच दी। आ रहा समझ में? ये इन्वेस्टर क्या कर रही है, दूसरे इन्वेस्टर को बेच रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। समझ आया? जब इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी मार्केट। और जब एक कंपनी अपने इन्वेस्टर को जब दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। जो भी डिफरेंस बिटवीन, आप लोग घर पे थोड़ा सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी। एस का मतलब सेल्फ स्टडी, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहे हम लोग। ये देखिए सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट 1 2 देखिए, पढ़ा हुआ है कि नहीं? है ना? और कल हम लोग क्या पढ़े थे? ये प्राइमरी मार्केट का जो, नहीं, प्राइमरी मार्केट का फीचर नेचर थोड़ी ना है ये, कि कैसे फ्लोटेशन होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वही अभी ऊपर जो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है वो जो देखे हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज अभी नीचे दिया हुआ है, ऊपर। हाँ, नहीं, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस स्टॉक एक्सचेंज एज an organization or body of individuals whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling, dealing in securities। क्या समझ आया? किसी को समझ आया भी कि नहीं? फिर से पढ़िए तो आप लोग देखिए क्या समझ आया।
कह रहा है कोई भी एक संस्था, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड मतलब वो रजिस्ट्रेशन कराया हो या ना कराया हो, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग, कोई भी संस्था उसका पर्पस क्या है, हेल्प करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किस चीज़ में, सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने में। तो कोई भी संस्था अगर सिक्योरिटी को खरीद रहा है, बेच रहा है, भले वो रजिस्ट्रेशन कराया या ना कराया है, लिखा था ना, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस, मतलब कि कोई भी संस्था अगर शेयर को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक को एक्सचेंज कर रहा है, करवा रहा है, कर रहा है, वही हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि ये लोग हैं, तो ये लोग के पास जो स्टॉक का मतलब क्या होता है पता है, शेयर। तो इन लोग के पास जो शेयर है, क्या किया, आप शेयर पीछे बेच दी, तो आप पीछे बेच रही हैं या खरीद रही हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज। तो वही कह रहा है कि सेकेंडरी मार्केट बोलिए, सेकेंडरी मार्केट में ही क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, बात खत्म। हाँ बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट। तो जब कभी भी आपको बोला जाएगा सेकेंडरी मार्केट, तो समझ जाइएगा कि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है और कंपनी को उससे मतलब नहीं है। कंपनी अपना काम न करेगा कि देखेगा कि कौन किसको बेच रहा है। तो बताइए फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, पहला क्या लिखा है, इकोनॉमिक बैरोमीटर, दूसरा क्या लिखा है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तीसरा क्या लिखा है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी सब पढ़ेंगे बारी बारी। पॉइंट्स कितने हैं टोटल, 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा ये नोट देख लीजिए तो खुशी होगा आप लोगों को। 2000 वाला गायब हो गया, ठीक है। सर अब बुक में भी नहीं छप पा रहा है, सोचिए। मोदी जी से बात करिए। भाइयों और बहनों 1000 का नोट आने वाला है। देखिए अब देखिए इकोनॉमिक, हेलो, इकोनॉमिक बैरोमीटर में आपको, आपके पास 1 मिनट है, थोड़ा सा पढ़िए, देखिए क्या समझ आ रहा है। स्टॉक की स्टॉक समझ आया आप लोगों को, हम बता पीछे मोबाइल चला रहे हैं, नीचे हटा दीजिए, अब बुक में पढ़िए, ध्यान क्या दीजिए। कंडीशन है किसी भी कंट्री की, अगर स्टॉक किसी भी बिजनेस का भी ये पता लगाते तो बिजनेस भी अगर हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री को ही रिफ्लेक्ट करती है। देखिए कह रहा है इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब हमारी इकोनॉमिक कैसी है वो पता चल जाएगा, किससे, सेकेंडरी मार्केट से। कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल, रिलायबल का मतलब है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन, कह रहा है जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, इस स्टॉक एक्सचेंज से हमारे इकोनॉमी का जो कंडीशन है वो क्या होता है, मेज़र किया जा सकता है। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री, हमारे देश में जो भी चेंज हो रहा है, एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर, कुछ भी हमारे देश में चेंज होता है ना, तो उसका इफेक्ट पता कहाँ पड़ जाता है, शेयर पे। कुछ भी होगा तो तुरंत शेयर का प्राइस हाई या कम ऐसे हो जाता है। जैसे एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि नोट चेंज हुआ था और जीएसटी जब आया था, तो जीएसटी नहीं लेंगे, नोट चेंज हुआ था तो ठीक है, तो नोट चेंज हुआ था तो उस समय भी शेयर पे, शेयर के जो प्राइस है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। तो आप लोग ये केस देख लीजिएगा कि मतलब क्या क्या हो सकता है। हाँ सर, जैसे कोरोना में तो कोरोना में बहुत ज़्यादा हाँ कोविड-19 में बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारे देश में क्या हो रहा था, कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोग पैसा अपना खाने पीने के लिए यूज़ करेंगे, न कि इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। तो ये माना जा सकता है कि कोविड-19 पे, कोविड-19 में लोग क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे थे। तो जब इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे तो शेयर का प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आप बताइए ये बात सही है कि नहीं, हमारे इकॉनमी में क्या क्या हो रहा है उसके हिसाब से शेयर का प्राइस क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो पता चलता रहता है सेकेंडरी मार्केट से। दूसरा क्या लिखा है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कह रहा है द स्टॉक मार्केट हेल्प टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स।
अब कितना डिमांड हो रहा है शेयर का और कितना सप्लाई करने के लिए शेयर है, तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस से शेयर का प्राइस निर्धारित होता है। ठीक है, तो कोई भी प्राइस है, आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा। प्राइस कभी भी कब बढ़ेगा? ज़्यादा ज़्यादा आप डिमांड करोगे तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, सप्लाई बहुत कम होता। थर्ड में क्या लिखा है? सेफ्टी ऑफ, कह रहा है इन स्टॉक मार्केट ओनली, ध्यान से देखिएगा, इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इंक्लूड द कंपनी नेम्स इन द ट्रेड लिस्ट only after verifying the soundness of the company. The companies which are listed, they also have to operate within the strict rules and regulation. This ensures safety of dealing through stock exchange. कह रहा है ना कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो उसकी सेफ्टी रहती है। कैसे? जैसे ग्रो ऐप है ना, ग्रो ऐप, तो आपको पता है ग्रो ऐप सेकेंडरी मार्केट है। ग्रो ऐप सेकेंडरी मार्केट, हम आज शेयर को बेचें, वही शेयर कल दूसरा कोई खरीद लेगा, खरीद लिया। तो ग्रो ऐप में जो हम खरीदते हैं शेयर, वो सेकेंडरी मार्केट है। कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। तो कह रहा है ना कि इन स्टॉक मार्केट, वही सेकेंडरी मार्केट, ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब कि उसमें सेबी में जाकर जो कंपनी अपने कंपनी को लिस्ट कराया है कि हाँ हम अपने कंपनी का शेयर, यहाँ पे मेरे कंपनी का शेयर बिकेगा और लोग खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो लिस्ट करा लेते हैं, इसी तरह लिस्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो लोग अपने कंपनी के नाम पे ट्रेड तभी कर पाएंगे आफ्टर वेरीफाइंग, जब सब कुछ वेरीफाई कर लिया जाएगा कि कंपनी कैसी है। ठीक है, और उस कंपनी को रूल रेगुलेशन, क्या रूल रेगुलेशन मतलब उसके अंदर उनको ऑपरेट करना होगा, उसका ध्यान देना होगा। तो सब मिला कर ये दिस इंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें बहुत सारा सेफ्टी रहता है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आप क्या कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होता है कि नहीं? शेयर को बेचना खरीदना, ठीक है, तो इसके हेल्प से क्या होता है? हमारा इकोनॉमी ग्रो करता रहता है। देखते हैं कैसे। कह रहा है इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। कह रहा है कि बहुत सारे कंपनीज का जो सिक्योरिटीज़ है, मतलब शेयर है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बात को समझिए, आप कभी किसी शेयर में पैसा लगाए हैं, ठीक है, और क्या किए, कुछ समय बाद उस शेयर से पैसा हटा लिए और किसी और शेयर में पैसा लगा दिए। तो आप अगर किसी कंपनी से पैसा हटा रहे हैं तो हो सकता है अब उस कंपनी पे अब आपको मतलब ये भरोसा नहीं रह गया कि हाँ ये कंपनी की वजह से हमारे देश में फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, आपको लग रहा है ये कंपनी हमारे देश में कुछ फ़ायदा नहीं करा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जब ये फ़ायदा ही नहीं करा रहा तो हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करें। तो उसके शेयर को बेच के पूरा पैसा आप ऐसे जगह लगा दिए हैं जो लग रहा है कि हाँ आपके देश को ये आगे बढ़ा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मान लीजिए कि अब हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें जो कंपनी है जो अच्छा काम नहीं कर रही है वो नहीं देंगे। मान लीजिए कोई कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, पर आप वहाँ से पैसा निकाल कर मान लीजिए ब्रिटानिया में लगा दिए कि हमारे देश को बिस्किट खिलाता है, केक खिलाता है, ठीक है, फिर उसके बाद टोस्ट जो होता है, रस्क, ठीक है, वो सब खिलाता है। तो आप ब्रिटानिया में लगा दिए, हटाओ, ब्रिटानिया कंपनी की वजह से बहुत हमारे देश में मतलब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ा रहा है। 5 में क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए एमबीए चाय वाला आ गया, उसका शेयर खरीद रहे हैं आप लोग, चाय पिला रहे हैं मेरे देश को। अभी तो आया नहीं है, चाहे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा है बताइए? या हो सकता है आप पीडब्ल्यू का शेयर आया, आप उसमें लगा रहे हैं, फिजिक्स वाला। ऐसे मत बोलिए इनको पीडब्ल्यू नहीं पता, वो तो पता है फिजिक्स का, एक एक लोग जान रहे हैं, आप कैसे नहीं जान रही है? शॉर्ट फॉर्म नहीं जानते। अच्छा, पीडब्ल्यू का चैनल बस ओपन करके देख लीजिए, वो सब कुछ ला दिया है। कितना चैनल है उसका, जब एक बार जाकर देखेंगे ना आप लोग, कम से कम 25-30 चैनल बनाया है वो।
अलग अलग लाया है, PW UP अलग अलग लाया है, PW UPSC वाला, PW कॉमर्स वाला, PW SSC वाला, PW बैंकिंग वाला। आ रहा समझ में? इतना ज़्यादा 20-25 चैनल है उसका, पर क्यों हम प्रचार करें, पर कर दिए तो कर दिए। उसका सिर्फ अपना एक ही होगा ना, सब उसी का है, खूब पैसा कमा रहा है। ये तो कई PW कमा रहा है, अलग सर को कमा रहे हैं। वो कुछ स्टार्टिंग में था ना, अब नहीं होगा ना, पैसा मांग रहे होंगे ना, तब पैसा तो मांगेंगे ही। आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर, ये क्या 5 वाला छूटा हुआ है, कह रहा है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज इनकरेजेस, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो हम लोग को इनक्रेज कर रहा है, पीपल को इनक्रेज कर रहा है टू इन्वेस्ट इन दी ओनरशिप सिक्योरिटीज बाई रेगुलेटिंग न्यू इशूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड बाई एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि आप ना स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज। मतलब कि क्या है इसमें, इसमें ये कह रहा है कि जो भी पहले कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज को मतलब इशू करती है, तो जो भी वो इशू कर रखी है उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा बेच रहा है तो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये ग्रो ऐप में गए और कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा लगा कर आप शेयर खरीद रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, लोग कहते हैं ना कि हाँ हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। आ रहा समझ में? तो यही कह रहा है कि बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, आप इसमें अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मतलब आपको एक आइडिया आ सकता है कि किस समय किस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा। आपको पता है, मान लीजिए कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, अब आप इसी तरह गए किसी कंपनी में पैसा लगा दिए और अगले दिन देखें तो उसका पता चला रेट, जो शेयर का रेट था बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो फिर कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आकर बताया कि आप इस कंपनी में पैसा लगाएं, क्यों है, लगाने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना था, आप देखे नहीं हैं। वही अगर देख लिए रहते तो आपको समझ में आ जाता कि हाँ इसका शेयर का प्राइस जो है वो कम होना ही होना है। तो जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको देखना होता है क्या, कि वो कंपनी कितने सालों से है, ठीक है, और हर साल उसका शेयर का रेट मतलब बढ़ता है कि घटता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को जब आप ध्यान देने लगेंगे तो एक समय एक ऐसा आएगा कि आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब कि कौन से शेयर में कब कितना इन्वेस्ट करना वो आपको पता रहेगा, कौन सी कंपनी सही है। तो इसका भी एक अपना अलग ही पढ़ाई है जो कि CA में जब आप आएंगे तो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आगे क्या लिखा है 6 में, providing scope for speculation to ensure liquidity and demand of supply of securities, the stock exchange permit healthy speculation of securities। अब ये स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देखेंगे तभी समझ आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। 7 में क्या बोल रहा है, चलिए 5-6 काफ़ी है, ठीक है, बाकी आप लोग घर पे इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा ये मतलब पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आसान आसान है, देख लीजिएगा एक बार घर पे, ठीक है। अब बताइए आप लोग को इतना समझ आया कि नहीं, जो भी मतलब 5-6 बताएं आपको। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन बताएगा सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? और कौन बताएगा? सेकेंडरी मार्केट का मतलब, हाँ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। चलिए ठीक है, ये सब तो बता ही देंगे आप लोग, तो ज़्यादा नहीं 5 से 6 और बाकी 1-2 और सेल्फ स्टडी अपने खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, तो वही लिखा है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप शेयर को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप शेयर को खरीदना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, वही शेयर खरीदना, और शेयर को आज कभी खरीद रहे हैं तो कभी ना कभी बेचेंगे, तो वही हो गया ट्रेडिंग। तो जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, क्या होता है, वो ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको इसमें पढ़ना है कि मतलब आपको क्या क्या बताना होगा। तो पहला क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ, दूसरा ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, और दूसरा के बाद तीसरा क्या है,
कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए जो भी शेयर खरीदना है ऑफ फॉर, ठीक है, आपको शेयर को मैच करना है कि बेस्ट प्राइस किसका है, और क्या है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट किए, इशू हो गया आपका 6 में, 7 में क्या हो गया, डिलीवरी और पेमेंट हो गया, और 8 में, ठीक है, सब बताएंगे, सब घबराइए मत, एक एक चीज़ बताएंगे। और इसी में लिखा है पे आउट डे, वो क्या होता है, और 10 पे। चलिए इतना समझ आया, तो अब धीरे धीरे अब समझते भी, मतलब जो पढ़े ऊपर ऊपर। पहला क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, मतलब क्या होता है, जो बीच में होता है ना, बिचौलिया कहते हैं उसको, कि मतलब आपको एक कंपनी का शेयर खरीदवाने में क्या करता है, हेल्प कराता है, ठीक है। तो लिखा है दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। जो सेबी में कुछ लोग होते हैं वो क्या अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, मतलब इंसान होते हैं, वो ब्रोकर्स के रूप में क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, हु आर मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और वो स्टॉक एक्सचेंज के क्या रहते हैं, मेंबर रहते हैं। दी ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, जो ब्रोकर वो क्या कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल मतलब एक आदमी, एक इंसान हो सकता है, या वही ब्रोकर एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, या कोऑपरेट कॉर्पोरेट बॉडी हो सकता है। सो दी फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ ब्रोकर, आपको क्या करना है पहला, कि आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है, हु विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर। देखिए यहाँ पे हो गया, स्पेक्यूलेटर का मतलब होता है इन्वेस्टर, समझ आ गया यहाँ पे, जो ऊपर स्पेक्यूलेशन लिखा था मतलब इन्वेस्टर था। अब बताइए जो हम लोग खरीदना चाहते हैं या हम लोग जो बेचना चाहते हैं, तो हम लोग के बिहाफ से पता है कौन खरीदता बेचता है, ब्रोकर, मतलब जो भी ब्रोकर आप सेलेक्ट कर रखे हैं वो हमारे बिहाफ से खरीदेगा और बेचेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू रजिस्टर्ड ब्रोकर, ब्रोकर इन्वेस्टर हैज़ टू प्रोवाइड अदर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स। आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि नहीं देना होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो आपका पैन नंबर होना चाहिए, तो आपको पैन नंबर देना होगा, आ रहा समझ में, सबसे पहले क्या देना होगा, पैन नंबर, और आगे डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, आपका डीओबी क्या है और एड्रेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, कि कभी आप शेयर बेचे तो पैसा कहाँ आएगा, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर्स विद होम रजिस्टर्ड, क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब ये जितने भी सारी चीज़ें लिखे हैं ये आप ऊपर ऊपर मतलब एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं। तो ये स्टेप नहीं है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने होंगे। हाँ वो तो स्टेप याद करेंगे ना, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, ये सब। तो पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ, दूसरा क्या है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट। अच्छा देखिए डीमेट में आपको डीई हटाइए तो क्या मिला, तो जो मैट है ना उसको कहते हैं मैटेरियलाइज्ड, ऐसे कहते हैं, मैटेरियलाइज्ड क्या बोलते हैं, मैटेरियलाइज्ड, मतलब जो शेयर है जिस शेयर को आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो क्या हो गया, मैटेरियलाइज्ड। तो पहले के ज़माने में आपके पास शेयर आता था, उस शेयर को आप देख सकते थे, टच कर सकते, अब पता क्या हो गया है, डीमैट हो गया है। डीमैट का मतलब अब मतलब आप बस मोबाइल में देख सकते हैं, सब ऑनलाइन ही देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म उसको आपको फिजिकल शेयर नहीं मिलेगा, मोबाइल में ही लिखा रहेगा कितना शेयर है बस, तो दैट इज़ डीमैट, समझ आ रहा है डीमैट। तो उसके लिए आपको ओपनिंग डीमैट अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, क्या ओपन करना पड़ेगा, विथ डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी का मतलब क्या आगे बताते हैं, कह रहा है डीमैट डीमैटेरियलाइज्ड, देखिए लिखा भी हुआ आगे ब्रैकेट में, तो कह रहा है डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट refers to an account which an Indian citizen must open with the depository participant बैंक या स्टॉक ब्रोकर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है, मतलब अगर आप कोई स्टॉक ब्रोकर है या बैंक है तो उसी को क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो आप मोबाइल पे अपना शेयर, ठीक है,
जो मोबाइल पे शेयर आप लोग खरीदते हैं बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, तो समझ आया? पहला क्या था आप लोगों का? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा क्या है? ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। ठीक है, तो पहला और दूसरा समझ आ गया, लिखा भी है। सेकेंड स्टेप क्या है? इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो बस आप इतना याद कर लीजिए कि पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, दूसरा क्या है? ओपनिंग डीमैट अकाउंट, और तीसरा क्या है? प्लेसिंग द ऑर्डर। जब आपका अकाउंट ही खुल गया तो भाई आप ऑर्डर करिए। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर, द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड टू द ब्रोकर आइदर डीपी पर्सनली और थ्रू फोन या ईमेल। आप क्या करेंगे? अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो समझ आया पहला, दूसरा, तीसरा। 4 में क्या लिखा है? मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। अब ये 4th स्टेप में भी क्या है? कह रहा है जो ब्रोकर होता है वो ऑनलाइन जाएगा और मेन स्टॉक एक्सचेंज से क्या होगा? कनेक्ट होगा और देखेगा, मैच करेगा कि कौन सा शेयर का प्राइस सही है और क्या क्या अवेलेबल है। तो ये 4 पॉइंट बस समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो पहला, दूसरा, तीसरा था। पहला ब्रोकर, दूसरा ओपनिंग डीमैट अकाउंट, तीसरा प्लेसिंग द ऑर्डर। हाँ, पूरा बताना है अच्छे से आपको, ठीक है, पूरा अच्छे से बताना है। 5th में क्या लिखा है? जब ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करना एक अलग है कि हाँ आप किस कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, ऑर्डर प्लेस किए, और वही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। व्हेन द शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। आपको पता है अभी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए कि मतलब हाँ आप शेयर खरीदना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, जो आप भी प्लेस किए वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये लोग खरीदना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है। और जहाँ भी प्राइस, मतलब प्राइस सेट करना पड़ता है कि आप इस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं। जब आप आएंगे ना तो उसमें देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप प्राइस सेट करते हैं कि जब इतना प्राइस होगा तभी हम खरीदेंगे। तो जहाँ वो प्राइस आता है तो तुरंत आपका जो शेयर है वो परचेज हो जाता है। तो वही है कि एक ऑर्डर प्लेस करना अलग बात है और ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो जाता है वो एक अलग बात है। तो कह रहा व्हेन द शेयर कैन बी, जब कह रहा है किसी भी शेयर को आप खरीद और बेच सकते हैं, जो भी प्राइस दिया हुआ है उसको ये माना जाता है इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर। ब्रोकर को तुरंत पता चलता है और तुरंत ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब खरीदा जाता है। ठीक है, द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर, और जो ब्रोकर रहेगा आपको क्या देगा? कंफर्मेशन स्लिप दे देगा। और 6 में क्या होगा? इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विदिन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या मिलेगा आपको? कॉन्ट्रैक्ट नोट। दिस नोट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है कि कितने शेयर हैं, कितने शेयर खरीदे गए हैं, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है और ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, सब कुछ उसके अंदर दिया रहेगा। समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब क्या होता है बताइए? कि कितने शेयर, वो नोट जिसके अंदर लिखा रहता है कि कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर, प्राइस, डेट, टाइम और ब्रोकरेज चार्जेस कितना है। समझ आया 6 तक आप लोगों को? और 7 में क्या होगा? डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बॉट। अब देखिए ये सभी चीज़ें तो पहले होता था कि मतलब आपको शेयर भेजा गया, ठीक है, वो सभी चीज़ें। आज के डेट में पहले ही आपको पैसा देना होता है। इसमें क्या करना होता है? पहले ही आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करेंगे तभी तो शेयर खरीद पाएंगे, तो पहले ही पेमेंट करना होता है, पहले ही पैसा कट जाता है। फिर जो भी आप प्राइस सेट कर रखे हैं, जहां उतने प्राइस का शेयर होता है तुरंत ऑटोमेटिक परचेज हो जाता है। आ रहा है समझ में? और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको शेयर मिल जाता है। तो आज का समय है और इसमें ये अब इसमें लिखा है कि शेयर को डिलीवर होता है, फिर पेमेंट होता है, वो सभी चीज़ें पहले का बता रहा है। ठीक है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि आज के समय क्या होता है। तो लगभग 6-7 तक आप लोग पढ़ चुके हैं, बाकी सभी चीज़ें घर पे थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। 1 to 6 तक अगर आप लिख देते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर, वैसे आया तो नहीं है कभी एग्ज़ाम में, बट
बट आप इतना इस बार सोच के जाइएगा कि आ सकता है। नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। आया नहीं, देखिए आए या ना आए वो एक अलग बात है, पर पढ़ना है वो एक अलग बात है। तो आप लोग मतलब ये सोच के जाइएगा कि आना ही आना है, जब कभी नहीं आया तो हो सकता आ जाए इस बार। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।